गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने बताया था कि हम जो है यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी के साथ साथ यूपी पुलिस, ये अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए हम एक सीरीज़ बना रहे हैं और जो ये सीरीज़ होगी एकदम मुफ्त होगी। तो हमने जो हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था प्लासी के युद्ध के बारे में, और प्लासी के युद्ध के बाद जो है मैंने ये भी बताया था कि जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो गड़िया के युद्ध में पराजित होकर के अंग्रेज़ों के हाथ सीधा का सीधा जो है बंगाल से भाग गया, और बंगाल से भागने के दौरान वो सीधा का सीधा अवध के नवाब शुजाउल दौला के पास पहुंचा। और शुजाउल दौला के साथ ही जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास के युद्धों में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है। और महत्वपूर्ण युद्ध के साथ ही इस युद्ध के पश्चात भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बक्सर के युद्ध को समझने से पहले हम कुछ और देखेंगे जो उस समय की भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं वो कुछ अलग हो चुकी थी। क्यों कि जो हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध जो 1757 में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के जो नवाब को जो बंगाल के कुछ जो गद्दार थे उन्होंने मिलकर के पराजित करा दिया था। और ये जो प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल जो है वो कंपनी के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ। और सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के साथ ही ये जो है बंगाल से जो है इन्होंने लूट खसूट मचाई, बंगाल को लूटा। और बंगाल को लूटने के साथ ही इन्होंने जो है सब एक यहाँ पर ही एक प्लान सेट कर लिया था कि अब जो है भारत पे शासन जो है आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो जनता ने जब लॉर्ड क्लाइव को जब मुर्शिदाबाद के किले में जब मीर जाफ़र और लॉर्ड क्लाइव प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ की जनता ने बाकायदे उनका फूलों से स्वागत किया था। और वो वहाँ जान चुका था कि जो है भारत में जो है कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की कमी है, और इस नेतृत्व को आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा करे और ये जो भारत की जनता को आसानी से या बंगाल की जो जनता को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। तो ये जो था बंगाल एक तरीके से कंपनी के लिए आय का स्रोत हो गया, और आय के स्रोत के साथ ही यहाँ से जो पैसा उठाया उससे जो है अपनी पूरी की पूरी जो है इन्होंने एक आधुनिक सैनिक थी उसको तैयार कर लिया। और कहते हैं ना कि जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती हैं तो आपके जो बुरे काम भी होते हैं वो भी सही होने शुरू हो जाते हैं। तो यही एक ऐसी कंडीशन आई कि जो अंग्रेज़ों की हर चीज़ जो है अंग्रेज़ों के फेवर में होने लगी। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मराठों की भी बात करेंगे। ये जो मराठा थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जैसे ही मुगल कमज़ोर हुए और मुगल साम्राज्य में जो है अपने जो है साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ चुकी थी, और आंतरिक फूट को लेकर के मुगल जो है पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके थे। और जब मुगल कमज़ोर हुए तो ऐसा लगने लगा था कि भारत पर जो है अगला जो शासन होगा वो शायद मराठा करें, और भारत में हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो है भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि मराठों की जो शक्ति है वो लगातार भारत में बढ़ती जा रही थी। और बढ़ने के साथ ही मराठों के अंदर भी एक कमी थी, क्योंकि मराठों के अंदर भी कहीं ना कहीं आपस में जो फूट पड़ी हुई थी। मराठा शक्तिशाली थे लेकिन
मराठों के अंदर जो आंतरिक फूट थी वो कहीं ना कहीं मराठों के पतन के लिए वो भी जिम्मेदार थी। तो यहाँ पे ये लगने लगा था मुगल साम्राज्य की, जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे जैसे मुगल कमज़ोर हुए और यहाँ पे जो मराठाओं का जो उत्कर्ष है वो लगातार बढ़ता जाने लगा, और ऐसे लगने लगा कि शायद अब भारत की तकदीर का फैसला शायद मराठा करें। लेकिन हम देखेंगे कि 1761 में यहां पर जो है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भारत आया और पानीपत के तीसरे युद्ध में, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया और युद्ध के मैदान में मार डाला था, और दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। दूसरा देखेंगे जो हैमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें हैमू की मृत्यु हो गई थी, हैमू मारा गया था। और जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और जो मराठों का जो नेतृत्व कर रहा था वो सदाशिवराव भाव कर रहा था। लेकिन सदाशिवराव भाव एक तरीके से देखेंगे एक नक्कारा सेनापति था, जिसकी वजह से पूरे की पूरी युद्ध जो है, युद्ध की परिस्थितियां बदली और ये युद्ध जो है किसके फेवर में चला गया? अहमद शाह अब्दाली, यानी कि जो है अफगानों ने जो है मराठों को पराजित कर दिया, और पराजित करने के तहत ही जो अंग्रेजों के लिए एक चुनौती साबित हो सकते थे मराठा, उनका भी पतन हो गया। और पतन होने के तहत भारत जो है एक तरीके से देखेंगे कि भारत की जो गद्दी है वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, और खाली होने के बाद इसको कौन पूरा करेगा? शायद अब ऐसा लगने लगा कि ये एक भारत जो है एक खुली किताब है, जिसका मन करे वो आके पढ़ सकता है, या कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से खाली हो चुका था, और राजनीतिक रूप से खाली होने के साथ अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत के अंदर दो बहुत, वैसे तो भारत के अंदर कई सारे साम्राज्य, कई सारी जो कंपनियां यूरोप से आई थी, लेकिन उनमें से एक थे फ्रांसीसी। और जो फ्रांसीसी थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए एक रोड़ा साबित हो सकते थे, और रोड़ा साबित होने के साथ जो भी जब ये व्यापार करते थे, तो ये जो फ्रांसीसी जो है रास्ते में इनके जो है जो सामान वगैरह जो यूरोप के लिए या इंग्लैंड के लिए भेजते थे उनको लूट लेते थे। कहीं ना कहीं इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा चल रहा था, और साथ ही साथ यूरोप भी उस समय एक कन्फ्लिक्ट में से घिरा हुआ था। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था, बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध 1760। और ये बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था, और पराजित करने के तहत ही जो अपने जितने भी जो दुश्मन थे उनको भी कुचल दिया। और कुचलने के साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम देखेंगे आगे चल कर के जो पुर्तगीज़ थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने जो है अपनी जो पुर्तगालियों ने जो महारानी कैथरीन की जो शादी है वो इंग्लैंड के जो है प्रिंस जो है कर दी थी, जिसकी वजह से मुंबई भी दहेज में मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो परिस्थितियां थी वो पूरी की पूरी अंग्रेज़ों के अनुकूल हो गई, और अंग्रेज़ों के अनुकूल होते ही अब हम देखेंगे कि भारत जो है वो राजनीतिक रूप से खाली हो चुका है। केवल जो मुग़ल हैं वो नाम मात्र के राजा रह चुके हैं। लेकिन हम जो चर्चा करेंगे, हमारी जो चर्चा होगी वो बक्सर के युद्ध को लेकर के होगी, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध है वो एक तरीके से देखेंगे एक युगांतकारी युद्ध था।
एक ऐसा युद्ध था जो एक अंग्रेज़ों के लिए एक भारत में जो है शासन की चाबी साबित होगा। भारत के जो शासन के दरवाजे हैं वो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद में खुल जाएंगे, और खुलने के बाद ही भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और आगे चल के देखेंगे 1803 तक लगभग जो भारत है वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध, सत्रह सौ 64 ईस्वी। देखिए, बक्सर का युद्ध भारत की जो संयुक्त सेना थी, यानी कि मुगल बादशाह, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउल दौला। और ये बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम। और दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। और यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हुई। बक्सर जो है एक तरीके से देखेंगे कि जो बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के जो है, शायद उत्तर प्रदेश के जो है गाजीपुर ज़िले के से भी शायद उसकी जो सीमा लगती है। तो ये जो युद्ध शुरुआत हुआ, शाह आलम द्वितीय, शुजाउल दौला, मीर कासिम, यानी कि भारत की संयुक्त सेना। और संयुक्त सेना के साथ साथ हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के की जो सेना का नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत को विजित करने का एक फैसला ये कर चुके थे। और ये जो युद्ध है कब तक चला? शाम तक चला। और शाम होते होते यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मुगलों की सेना, ये भारत की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के साथ ही यानी कि मीर कासिम मारा गया। शुजाउल दौला जो है रुहेलखंड के एरिया में जाकर के छुप गया, जो आज के टाइम में जो बरेली वाला क्षेत्र है। और शाह आलम को कैद कर लिया गया। और शाह आलम को कैद करने के साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि जो युद्ध है उसने जो है भारत में जो ब्रिटिशों के जो दरवाजे बंद, ब्रिटिशों के लिए दरवाजे खोल दिए। और दरवाजे खुलने के साथ ही अब यहाँ पे ये तय हो चुका था कि भारत की जो तकदीर का फैसला है वो कोई मुग़ल या मराठा या राजपूत नहीं करेगा। अब कौन करेगा? अब अंग्रेज करेंगे। और अंग्रेज़ों के साथ ही कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जो प्लासी का युद्ध था वो छल और कपट से जीता गया युद्ध था। लेकिन ये बक्सर का युद्ध ने ये प्रमाणित कर दिया कि जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब शासन करेगी, इसका कोई सानी नहीं है। तो शाह आलम को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। और शाह आलम को कैद करने के साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि 1765।
ईस्वी। देखिए 1765 में जो इलाहाबाद की संधि थी, संधि हुई और संधि होने के साथ ही जो कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया गया और शाह आलम को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके मुक्त कर दिया। और इसी के साथ हम यहाँ पे जो देखेंगे, शाह आलम ने बंगाल के अंदर जो है दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए। और ये जो संधि थी वो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, लेकिन लॉर्ड क्लाइव के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भारत से जो है वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में पता जब पल चली थी कि जो है भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने भारत में बक्सर के युद्ध में जो है भारतीय की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया है, तो अनन फनन में जो भ्रष्टाचार के केस में लिप्त था उसको केस को हटा करके सीधा का सीधा भारत भेजा गया था, क्योंकि भारत में ही जो है माना जाता है कि यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मजबूती प्रदान करने का काम लॉर्ड क्लाइव का ही था। तो ये लॉर्ड क्लाइव को फिर दोबारा से बंगाल भेजा गया और बंगाल भेजने के साथ ही हम देखेंगे ये जो इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर जो है मुगल बादशाह को दे दिया गया और साथ ही साथ 26 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। और अब जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के साथ ही हम देखेंगे कि जो बंगाल का जो नवाब था नजमुल दौला, क्योंकि बंगाल का नवाब कौन था? नजमुल दौला, नजमुल दौला था। और नजमुल दौला यानी कि यहाँ पे बंगाल के अंदर बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन, देखिए भाई द्वैत शासन क्या था थोड़ा समझिए। यानी कि दो तरीके का शासन, एक बंगाल का नवाब, उसके पास में क्या था आगे निजामत, और निजामत के साथ साथ कर वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? कर वसूल जो है वो कौन करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और यहाँ के जो प्रशासन को निजामत और वजारत कह देते हैं। तो ये जो है निजामत जो है यानी कि एक तरीके से हम कहें जैसे आज के टाइम में जो आधुनिक टाइम में देखेंगे ज़िले के अंदर जो एसएसपी जो होता है, जो पुलिस होती है, उसका काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और जो कलेक्टर होता है उसका काम क्या होता है? कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कर वसूल करना। और कर वसूल के साथ ही हम यहाँ पे एक और बात देखेंगे, या आगे चल कर के हम पढ़ेंगे, जो लॉर्ड क्लाइव के ऊपर जो फूल बरसाए थे, जो बंगाल की जनता ने जो है अपने नवाब को मरने की खुशी में जो लॉर्ड क्लाइव के ऊपर जो फूल बरसाए थे, उन फूलों को जो है अदा करने का वक्त अब आएगा। और अदा करने के साथ ही मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बंगाल की जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और यहाँ पर लगातार अकाल पड़ने शुरू होंगे। और अकाल इस लेवल के पड़ेंगे जिसमें कि पूरी की पूरी जो बंगाल की जनता है वो त्रस्त हो जाएगी। और त्रस्त यहाँ तक की हो जाएगी कि जो लोग हैं अपने जो मरे हुए बच्चों के जो है मांस तक को खाने लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस समय की जो है जो उस समय के जो कंटेम्परेरी लेखक या इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज़ को लिखा है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कर वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? कंपनी के पास। और निजामत किसके पास रह गई? बंगाल के नवाब के पास। अब यहाँ पे एक चीज़ की शुरुआत होगी भारत के अंदर, फूट डालो राज करो। और ये फूट डालो राज करो कैसे? अब देखिए यहाँ पर सीधा का सीधा जो है कर कौन वसूल करेगा?
बंगाल के अंदर कर की कौन वसूली करेगा? कर की वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और अब जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जब टैक्स वसूल करने के लिए जनता के बीच जाते थे तो जनता की हालत जो है उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसानों की जो स्थिति आज के किसानों की अपेक्षा उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन सारा का सारा जो टैक्स था, पूरी की पूरी जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था होती थी वो लगभग किसानों के ऊपर ही चलती थी, और किसानों को जो अपनी इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था। अब यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी गए तो उन्होंने टैक्स के लिए कहा कि साहब ऐसा करिए कि आप आज नहीं, हम 8 दिन बाद देंगे। 8 दिन के बाद फिर गए तो पता चला टाइम। अब यहाँ पे सीधा का सीधा जो निज़ाम है उसको ऑर्डर किया गया कि भैया आप अब क्या करेंगे, फला आदमी ने टैक्स नहीं दिया है, आप टैक्स वसूल करके हमें देंगे। और आप टैक्स वसूल करके दें, हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी ज़मीन बेची, वो अपनी ज़मीन बेचे, जानवर बेचे, बच्चे बेचे। तो अब ये जो निज़ाम की जो सेना होती थी, जो बंगाल के लोग थे, वो जब वसूल करने जाते थे तो उनके साथ में, क्योंकि सैलरी कौन देगा अब इनको? कंपनी। और अगर ये काम नहीं करेंगे या जो इनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी जो है तनख्वाह या जो सैलरी है वो रोक दी जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये जो है जो बंगाल का जो प्रशासन यानी कि जो निज़ामत जो थी वो यहाँ पर सख्ताई से पेश करते थे, सख्ताई से पेश आते थे, और सख्ताई के साथ जो है किसानों के ऊपर अत्याचार होने लगे। और अत्याचार के साथ उनको लगने लगा बंगाल की जनता को कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज बेहतर हैं, क्योंकि अंग्रेज जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भारतीय शासक हैं या बंगाल के जो शासक हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भारत में पहली बार फूट डालो राज करो की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? यहाँ से फूट डालो राज करो यानी कि आपस में क्या करना है, भारतीयों को लड़वाना है, और लड़ने के साथ हम इनकी नज़रों में अच्छे बने रहेंगे। तो ये जो है द्वैत शासन भी पूछा जा सकता है कि भाई इसको शुरू करने का श्रेय सबसे पहली बार बंगाल में किसको दिया जाता है? कार्टियस। कार्टियस एक व्यक्ति था, इसने जो है सबसे पहली बार लॉर्ड कार्टियस ने जो है बंगाल में जो है द्वैत शासन को शुरू करने का, और द्वैत शासन के साथ ही यहाँ पे फूट डालो राज करो की शुरुआत होती है। और फूट डालो राज करो के साथ ही हम देखेंगे कि जो बंगाल के अंदर इस लेवल पर जो है लूट खसोट शुरू हुई कि जो बंगाल के अंदर लगातार अकाल आने शुरू हुए, और अकाल आने के तहत बंगाल की जो जनता है, एक अच्छा खासा जो बंगाल की जनता की जनसंख्या का जो हिस्सा था वो अकाल के गाल में समा गया। और अकाल के गाल के समाने के साथ ही हम देखेंगे कि भारत के अंदर या बंगाल के अंदर लगातार आर्थिक संकट की स्थिति बन गई। और आर्थिक संकट की स्थिति बनने के दौरान आगे चल के देखेंगे 1866-67 में एक व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने एक लेख लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। समझ रहे हैं? तो उन्होंने उसमें बताया भी था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कि जो भारत की जो पोजीशन थी वो कैसी होगी, और जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो उस समय कैसी थी और आज के टाइम कैसी होगी। तो उस पूरी की पूरी उल्लेख किया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो भारत का जो पैसा है, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो यही जो पैसा था ये व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से लाते थे, चाहे वो गोल्ड के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, जैसे भी लाते थे और यहाँ से सामान खरीदते थे। सामान के बदले में भारतीयों को क्या मिलता था? पैसा। और यही पैसा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। अब क्या हुआ, ये पैसा, ये सामान तो जो सामान है वो तो जा ही रहा है, लेकिन सामान के साथ साथ जो इंग्लैंड से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। लेकिन भारत का जो एक अच्छा खासा भारत का पैसा है वो इंग्लैंड जा रहा है, और वही पैसा फिर किसके रूप में आ रहा है? ये भारत का ही पैसा फिर कर्ज के रूप में भारत को प्राप्त हो रहा है, और कर्ज के रूप में यानी कि उसके ऊपर ब्याज और देना पड़ रहा है। तो भारत पर कहीं ना कहीं ये मार पड़ रही है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो है बक्सर के युद्ध के बाद भारत बंगाल के अंदर आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के साथ बंगाल की जो आर्थिक स्थिति वो चरमरा गई,
और चरमराने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बुरी हालत होगी और ये अंग्रेज अपने हिसाब से यहाँ पर जो आर्थिक नीतियाँ बनाने लगे। तो आर्थिक नीतियों में हम देखेंगे, जो हमारी आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे वैसे तो आपने जो है पढ़ा होगा, जब आप हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीज़ देखेंगे कि कहा जाता है ना कि 1857 की क्रांति अचानक से भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, उसके पीछे कुछ जो पुराने कारण थे वो थे। तो उसमें जो है 1857 क्रांति के बारे में जो हम कहते हैं कि भैया जो है चर्बी लगे कार्टेज थे या जो है गाय और सूअर की चर्बी लगा दी थी, तो वो तो एक बहाना था। उसने तो क्या किया है, जो बारूद जो भरा हुआ था उसमें चिंगारी देने का काम किया था। लेकिन हकीकत कुछ अलग थी, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियाँ थीं वो बहुत ही बदतर हो चुकी थी। और बदतर होने के साथ हम देखेंगे बंगाल के बाद में भारत में लूट का काल शुरू होता है। और इसको जो है कई सारे इतिहासकारों ने लूट का काल कहा है। और लूट के काल के साथ ही भारत से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी ऑफिसर जाता था वो रातों रात जो भारत आया और रातों रात यहाँ से अमीर होकर के यूरोप जब जाता था तो लोगों में हसरत पैदा हो गई थी। उसी के कारण हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही भारत में एक कानून बना करके भेजा था इंग्लैंड की तरफ से, जो हम देखेंगे जब संविधान पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे ही शासन बंगाल में शुरू किया, उसके कौन कौन से ऐसे कारण थे जो वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। मैं पहले ही हम आगे डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति अचानक से भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, उसके पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। और तात्कालिक कारण में हम देखेंगे कौन सा, सबसे पहले आर्थिक कारण, फिर देखेंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कारण, और सामाजिक के साथ धार्मिक कारण। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आई थी तो यहाँ पे आर्थिक कारण देखेंगे और उस समय के जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके की हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें की वो अपने लाभ के उद्देश्य से की थी। तो यहाँ पे लाभ का उद्देश्य देखेंगे भाई अंग्रेजों को कौन सा ऐसा लाभ हुआ। पहले हम देखेंगे कि आर्थिक कारण देखेंगे, फिर राजनीतिक कारण देखेंगे। आर्थिक कारण में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा जो है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और साथ ही साथ जो भारत के अंदर जो लघु उद्योग थे वो भी चौपट हो गए थे। और लघु उद्योग चौपट होने के पीछे जो यूरोप के अंदर 18वीं सेंचुरी के आसपास में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसकी वजह से जो भारत के अंदर जो छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जो हाथ से कताई बुनाई या जो भी हस्तकार थे, वो पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके द्वारा यहाँ पर जो है वहाँ से जो माल बन करके आता था
और माल बन करके जो भारतीय बाज़ारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था। या जो भारतीय जो सामान होते थे उन पर एक अच्छा खासा टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है, जो भारत के जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग थे वो भी चौपट हो गए थे। और चौपट होने के दौरान जो ये लोग थे ये भी एग्रीकल्चर पर आकर के आश्रित हो गए, और जो भारत के जो है कृषि की जो स्थिति है वो और बद से बदतर हो गई। दूसरी तरफ हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जैसे लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि। सहायक संधि के तहत क्या है, सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलजली की वो क्या थी, एक तरीके से विस्तारवादी नीति पर आधारित थी पूरी तरीके से। और सहायक संधि क्या थी, एक हम कहेंगे कि भैया एक ऐसा एग्रीमेंट था जो भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा करके उनको एक सुरक्षा देने के बदले उनकी जो सेना को क्या कर दिया जाता था, उनको ये शर्त पर साइन किए जाते थे कि अपनी सेना को ख़त्म करना होगा, और कंपनी की सेना आपने यहाँ पर अपनी राज्य की आय पर रखनी होगी, जिससे आगे चल कर के हम देखेंगे कि यही जो है दूसरे के खर्चे पर अपनी सेना को पालेंगे। और जब वक्त बुरा आएगा, यानी कि 1857 क्रांति के दौरान ये जो सारी की सारी सेना को एकत्र करके विद्रोह को आराम से दबाया जाएगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम राजनीतिक कारण में हम दूसरा देखेंगे हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। किस तरीके से राज्यों को हड़पना जाना है, कैसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार किया जाना है। और विस्तार यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हड़प नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति पर आधारित थी। और उसके आधार पर हम देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों को क्या कर लिया जाएगा, कंपनी द्वारा हड़प लिया जाएगा, चाहे वो झांसी हो, बाघाट हो, अवध हो, ठीक है, संबलपुर हो, जो भी हैं उनको शामिल किया जाएगा। आगे देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या होगा कि जो भारतीय जो समाज के अंदर, यानी कि जो भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में होते थे, उनको सूबेदार के पद से ऊपर नहीं रखा जाता था, या उनको जो केवल क्लर्क या चपरासी तक ही सीमित रखा जाता था। उनके साथ में कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे या कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, और बर्ताव न होने की वजह से इनके प्रमोशन भी नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश की भावना पैदा हुई थी। और जो चौथा कारण है वो हम देखेंगे धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण के साथ ही देखेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर 1803 के बाद में पूरी तरीके से मजबूत हुई थी, यानी कि एक केंद्रीय सत्ता स्थापित की थी। 1803 के बाद ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक केंद्रीय शासन की नींव रख दी थी। तो धार्मिक कारण में हम देखेंगे कि भारतीय जो धर्म थे उनके साथ में जो उनके अंदर अच्छाई या बुराई थी उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के भारतीयों में क्या है, एक आक्रोश की भावना पैदा हुई। जैसे हम देखेंगे कि सेना के अंदर रूल बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक पहचान नहीं रख सकता। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है या कोई हिंदू है वो चुटिया नहीं रख सकता था, तिलक नहीं लगा सकता था। कोई मुस्लिम है वो दाढ़ी नहीं रख सकता था, टोपी नहीं लगा सकता था। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गलती कर देते थे या अंग्रेज़ों को लगता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो भारतीय जो सैनिकों को तोप से बांध करके उड़ा देते थे। कहीं ना कहीं जो भारतीय जो सेना थी या भारतीय समाज के अंदर ये चीज़ें एक नेगेटिव रूप ले चुकी थी, और नेगेटिव रूप के साथ ही समाज के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। और आक्रोश के साथ ही हम देखेंगे कि जो इस समय भारत के अंदर जो है जो रेलवे और समाचार पत्र, इन्होंने एक तरीके से जो भारतीय जनता को जागरूक करने का काम किया था। और जागरूक करने के पीछे क्या है कि जैसे अगर किसी एरिया में
पता चला कि 10 किसानों ने टैक्स ना जमा करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इतना मारा कि जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब पता चला कि वो खबर जो है पेपर में छपी, और पेपर में छपने के बाद में वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक गांव से दूसरे गांव में क्या है, पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, मैगजीनों के माध्यम से खबरें क्या होने लगी, फैलने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक समाज के अंदर एक आक्रोश की भावना पैदा हुई। क्योंकि और आक्रोश के साथ धार्मिक कारण, और धार्मिक कारण के साथ हम यहाँ पे एक और देखेंगे कि ये लगातार भारतीयों के जो धर्म थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे सती प्रथा। सती प्रथा जो है अगर देखा जाए हिंदू धर्म के अनुसार अमान्य है। किसी भी जो है हिंदू धर्म के किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा सती प्रथा के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। लेकिन इसको हम क्या कर चुके थे, धर्म के साथ जोड़ चुके थे, सती प्रथा को ख़त्म किया। सती प्रथा के साथ साथ बाल विवाह था, बाल विवाह के साथ में बलि की प्रथा थी। तो ये सारी की सारी जो बुराइयां थी इनको भी ख़त्म करने का काम किया। लेकिन इन चीज़ों को हम किसके साथ जोड़ने लगे थे, धर्मों के साथ। लेकिन हद कब हो गई, हद तब हुई जब अंग्रेज़ों ने जो है चर्बी लगे कारतूसों पर, जो नई तोड़दार बंदूकों की जगह एक नई राइफ़ल आई थी, इनफील्ड राइफ़ल, उनको जब कार्टेज डाला जाता था तो उस मुँह से जो है कार्टेज को छीलना पड़ता था, उस पर जो रैपर होता था उसको हटाया जाता था, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि भैया अंग्रेज़ जो हैं जो इनफील्ड राइफ़ल में जो कार्टेज यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके बने हुए हैं, गाय और सूअर की चर्बी का उस पर लेप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे धार्मिक कारण, और धार्मिक कारण के बाद ही हम देखेंगे आगे चल करके, वैसे तो और भी कारण थे लेकिन 4 प्रमुख कारण थे, आगे चलकर यही भारत में 1857 जैसी क्रांति को जन्म देंगे। ठीक है, तो हम जो शुरू करेंगे वो स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त क्या था, उसके बाद में हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, उसके बाद हम क्या देखेंगे, महलवाड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त देखिए, स्थायी बंदोबस्त एक तरीके से स्थायी बंदोबस्त, या हम ये भी कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट। और लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का नवाब था और इंग्लैंड के अंदर ये एक पेशे से जिम्मेदार था, और जिम्मेदार होने के साथ ये जो है इसने प्लान की कि भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाए। और स्थायी बंदोबस्त एक तरीके से हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो टैक्स वसूल करने की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त होकर के वो जिम्मेदारों को सौंप दी जाए। तो एक तरीके से हम इसको स्थायी बंदोबस्त को हम कह सकते हैं, जिम्मेदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था। तो इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक,
ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का जो यूपी के अंदर जो बनारस था और कर्नाटक के कुछ भाग में इसको शुरू करा। और शुरू करने के तहत उसने प्लान किया कि टैक्स जो है हम ना वसूल करके सीधा का सीधा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो टैक्स वसूल नहीं करेंगे, अब जो टैक्स जो वसूल करने की जिम्मेदारी हम भारतीयों को सौंपेंगे। और भारतीयों को सौंपने के दौरान ये डिसाइड किया कि पता चला कि भैया जैसे मान चलिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है XYZ, ये जो X डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो है आया ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिसर्स आया, उसने आकर के बोली लगाई और बोली लगाने के तहत बोला कि जो है इस डिस्ट्रिक्ट की जो है X ज़िले की जो है जिम्मेदारी जो है वो इतने से शुरू होती है। पता चला कि यहाँ पर जो है इस ज़िले के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 रुपये जो है टैक्स के रूप में एक साल में प्राप्त होते हैं। तो बोली लगनी शुरू हुई। 100 जितने भी जिम्मेदार थे जिनको जिम्मेदारी व्यवस्था में जो है टैक्स वसूल करने का अधिकार लेना था, तो इकट्ठे हुए और बात बोली लगती थी। और बोली लगने के तहत जो भी ज़्यादा लेता था, अब मान चलिए यहाँ पर 10-20 जो है जिम्मेदार बैठे और बोली लगी, तो बोली लगते लगते ये जो जिम्मेदार ये जो है बोली जा कर के 300 रुपये पर जा कर के ख़त्म हुई। लास्ट जो बोली है जो मैक्सिमम जिसने लगाई कि भाई मैं 300 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को दूंगा, यानी कि जो सरकार के खजाने में डालूंगा। बाकी जो है इसमें क्या होता था कि अगर मान चलिए जो भी जिम्मेदारी व्यवस्था के तहत किसी एरिया की जो है कर वसूल करने की जिम्मेदारी लेता था, तो इसके 2-3 फ़ायदे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे पहली चीज़, एक फ़िक्स अमाउंट जो है कंपनी के अकाउंट में पहले ही जमा हो जाता था। दूसरी चीज़ क्या होता था, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनकी सिरदर्दी ख़त्म हो जाती थी। अब सिरदर्दी किसकी बढ़ा दी? सिरदर्दी क्या है, एक तरीके से जिम्मेदारों की। अब जिम्मेदार क्या करेगा, इसमें एक निश्चित टाइम था कि एक निश्चित टाइम के बाद, यानी कि सूर्य अस्त के बाद अगर कोई किसान अपना लगान जमा नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो इसको सनसेट कानून, यानी कि एक निश्चित तारीख के समय के 5 बजे तक, सूरज छिपने तक अगर कोई किसान लगान जमा नहीं करेगा तो उसकी ज़मीन क्या कर दी जाएगी, नीलाम। अब किसानों के अंदर एक डर की भावना पैदा हुई कि अगर हमने एक निश्चित समय के अंदर क्या है लगान जमा नहीं किया तो हमारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, वो नीलाम हो जाएगी। और इसके डर की वजह से हम देखेंगे जो किसान हैं, किसानों की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी। जो आज का किसान है इससे बहुत बदतर थी और सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती थी वो किसान से ही लगान वसूल करने की होती थी। भाई उस समय जो है चाहे बारिश देखेंगे, बारिश का भी उतना, पूरी की पूरी जो खेती थी वो पूरी तरीके से मानसून पर आधारित थी या वर्षा पर आधारित थी। जो सिंचाई के उतने ज़्यादा साधन नहीं थे और सिंचाई के ज़्यादा साधन ना होने के साथ साथ यहाँ पर जो बीज होता था वो भी उसमें भी वो इतनी ज़्यादा पैदाइश नहीं दे पाता था जो आज के टाइम की फसलें देती हैं। लेकिन आज के बावजूद भी हम देखेंगे जो किसानों की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि किसानों के ऊपर आज कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ पर तीसरी जो थी, सीधा कहा गया कि जो है 11/10 वह हिस्सा इस जिम्मेदार का होगा, यानी कि जो टैक्स वसूल करेगा उसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, 11/10वां हिस्सा जो है जिम्मेदार का होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है ये जो है भारत के लगभग, जो उस समय जो इंडिया था उसके लगभग 19% हिस्से पर लागू किया गया था। अब अगर कोई किसान लगान जमा नहीं करता था तो जिम्मेदार क्या करता था, उसकी ज़मीन नीलाम कर देता था। या दूसरी चीज़ एक और होती थी कि अगर ज़मीन नीलाम नहीं करता था तो उसके जो है साथ में प्रॉब्लम बन जाती थी। प्रॉब्लम क्या थी, अब किसान को जो है ज़मींदार को, अगर ज़मींदार जब एक टाइम के बाद अगर टैक्स वसूल करने के लिए भारत यहाँ पे बंगाल आएगा या जो डिस्ट्रिक्ट में आएगा और अगर किसी कारण से वो लगान जमा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा कि वो अपनी जो है लगान जमा करने के लिए
किसके पास जाएगा? साहूकार के पास में। साहूकार, अब साहूकार जो होते थे, देखिए जो टैक्स होता है वो जो लगान जो साहूकार होता है वो जो पैसा देता है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट जो होती है, ब्याज जो दर होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए दो चीज़ होती हैं, याद रखना, पूछे जाते हैं सवाल से, ब्याज और सूद। ठीक है, ब्याज क्या होता है और सूद क्या होता है? तो देखिए ब्याज जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है और सूद जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्म होता है। क्योंकि जो ब्याज होती है वो आदमी, जैसे मान चलिए आप कल को गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, कल को आप यूपीएसआई बन गए या कहीं पीसीएस ऑफिसर बन गए, तो जब आप जो है ब्याज बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको जो है ब्याज पर क्या देगी? लोन देगी। और आप किसके पर्पज़ से? कार खरीदने के पर्पज़ से, मकान बनाने के पर्पज़ से, या किसी बिजनेस के पर्पज़ से। घर में हो सकता है किसी छोटे बड़े को जो है या कोई बिज़नेस कराना हो तो आप बिज़नेस के पर्पज़ से ब्याज। लेकिन जो सूद होगा, सूद हमेशा नेगेटिव टर्म होगा। सूद का मतलब क्या होगा कि यानी कि अगर आप सूद जो है किसी साहूकार से लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मजबूरी में आपके घर में कोई दिक्कत होगी, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होगी, तब आप क्या करेंगे? सूद लेंगे। और जब सूद जो है उसकी जो है रेट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे अब ये सूद लेकर के साहूकार से आया। साहूकार ने क्या करा? साहूकार से पैसा लेकर के उसने जिम्मेदार को जमा किया। साहूकार ने, ठीक है, हम जो है कल इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर कल होता है।